हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो प्रश्न उत्तर का वीडियो होने वाला है, क्योंकि पांचवा जो चैप्टर है दैनिक जीवन में रसायन वो हमने पूरा थ्योरी वाला पार्ट जो है वो हमने पूरा कर लिया है। तो अगर आपने अभी तक थ्योरी वाला पार्ट नहीं देखा है तो डायरेक्ट आप प्रश्न उत्तर शायद थोड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है आपको। इसलिए आप पहले जाके थ्योरी वाला पार्ट आप पूरा देख लें, उसके बाद में आप ये वीडियो देखें ताकि प्रश्न उत्तर आप आसानी से कर पाएँ। तो जो सबसे पहला जो टाइप है हमारा प्रश्नों का वो है बहुचयनात्मक प्रश्न। ठीक है, इसमें हमें 4 ऑप्शन मिलेंगे, 4 में से एक ऑप्शन हमारा राइट होगा, उसे हमें चयन करना है। तो जो पहला सवाल है वो ये है कि क्षार का जलीय विलयन कैसा होता है। तो मैंने जब अम्ल और क्षार की जब स्टार्ट की थी तो मैंने आपको बताया था कि अम्ल जो है वो नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं। अनिल नाम मैंने आपको याद करने के लिए कहा था। अ से अम्ल, नी से नीला और ल से लाल, यानी कि अम्ल जो है वो नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं। और आपको कहा था मैंने कि जो क्षार होते हैं वो अम्ल का बिल्कुल अपोजिट होता है। तो लाल को क्या करेंगे, नीला, लाल लिटमस पत्र को नीला। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो ख नंबर ऑप्शन आप देख रहे हैं उसमें लिखा हुआ है कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, कौन, क्षार का जलीय विलयन। तो पहले का ख ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। अब आते हैं हम सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। सेकंड नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, अम्ल व क्षार के विलयन होते हैं विद्युत के सुचालक होंगे। क्योंकि मैंने अम्ल और क्षार के जब गुणधर्म आपको पढ़ाए थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि अम्ल और क्षार के जलीय विलयन जो है वो विद्युत के सुचालक होते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, पीएच किन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक होता है। तो पीएच की परिभाषा या फिर गणितीय परिभाषा अगर हम कहें तो मैंने आपको बताया था कि H+ आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहते हैं। उसका फॉर्मूला होता है pH = -log10H+। तो यहाँ पे H+ कंसंट्रेशन यानी कि छोटा ग जो ऑप्शन है वो थर्ड नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम फोर्थ नंबर क्वेश्चन पर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारा है कि किसी अम्लीय विलयन की पीएच कितनी होती है। तो अम्लीय विलयन की पीएच के लिए मैंने आपको बताया था कि 7 से जब हम नीचे की ओर जाते हैं, जब पीएच 7 से कम होती है तो वो विलयन सारे क्या होते हैं, अम्लीय। 7 से अधिक होती है तो वो विलयन होते हैं क्षारीय। जब 7 पीएच होती है तो वो विलयन होता है उदासीन। और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है ख नंबर ऑप्शन 14। 14 जब होती है पीएच तो वो होता है प्रबल क्षार। तो हमें ज्ञात क्या करनी है, अम्लीय विलयन की पीएच, तो वो हो जाएगी 4, क्योंकि 7 से कम यहाँ पे केवल एक मात्र ऑप्शन है बड़ा घ, उसमें 4 दिया हुआ है तो वह अम्लीय विलयन की पीएच हो जाएगी। अब आते हैं हम 5वें नंबर क्वेश्चन पर। 5वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, हमारे उदर में भोजन की पाचन क्रिया किस माध्यम में होती है। तो खाना खाने के बाद कई लोगों को एसिडिटी होती है, जिसके कारण हमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर MgOH2 का उपयोग करना पड़ता है उस एसिडिटी को कम करने के लिए। तो इससे हम समझ सकते हैं कि एसिडिटी क्यों होती है, क्योंकि भोजन का पाचन जो है वो अम्लीय माध्यम में होता है, इसलिए पेट का माहौल अम्लीय हो जाता है जिसके कारण एसिडिटी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क, अम्लीय माध्यम में हमारे शरीर में भोजन का पाचन होता है। अब आता है छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है हमारे पास, अग्निशामक यंत्रों में यानी कि आग बुझाने के लिए कौन से पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। तो जब मैंने आपको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जब इसको गर्म करते हैं तो CO2 गैस मुक्त होती है, जिसके कारण इसका उपयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है। तो इसका ख नंबर ऑप्शन राइट होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। 7वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, दावन सोडा होता है। तो इसके सारे ऑप्शन एक बार हम देख लेते हैं। क नंबर ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि खाने का सोडा। ख नंबर ऑप्शन है NaCl यानी कि साधारण नमक। ग नंबर ऑप्शन है कैल्शियम सल्फेट .12H2O जो कि है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और बड़ा ग जो ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट .10H2O, इसे हम कहते हैं दावन सोडा। तो आप समझ पा रहे होंगे दावन सोडा कौन सा होगा, बड़ा घ नंबर ऑप्शन, 7वें का बड़ा घ हो जाएगा। अब 8वें क्वेश्चन को देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण को वायु में खुला छोड़ने पर कौन सी गैस देता है। विरंजक चूर्ण के गुणों में हमने पढ़ा था कि जब इसको वायु में खुला छोड़ते हैं तो Cl2 गैस देता है। तो इसका छोटा ग ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसको हम आगे और याद करें तो मैंने आपको बताया था कि Cl2 गैस को जब जल में प्रवाहित किया जाता है तो नवजात ऑक्सीजन का निर्माण होता है। उस नवजात ऑक्सीजन का प्रयोग जो है वो रंगीन वस्त्रों को रंगहीन वस्त्रों में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। आपको याद आ रहा होगा, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले जाकर उन वीडियोस को देखें, तभी आप प्रश्न उत्तर का आंसर दे पाएंगे। ठीक है, आते हैं 9th नंबर क्वेश्चन पर। 9th नंबर क्वेश्चन है हमारा, साबुन
कार्य करता है, साबुन कौन से जल में कार्य करता है। तो मैंने जब साबुन और अपमार्जक वाला लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि साबुन केवल मृदु जल में कार्य करते हैं। साबुन कठोर जल में जब डाला जाता है तो वो तलछटी या फिर अवक्षेप का निर्माण कर देता है, झाग उत्पन्न नहीं करता, जिसके कारण वो कठोर जल में सफाई प्रक्रिया नहीं कर पाता। तो साबुन कौन से जल में कार्य करता है, मृदु जल में कार्य करता है। तो 9वें प्रश्न का क नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब हम देखते हैं 10th नंबर क्वेश्चन। 10th नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, मिसेल निर्माण में हाइड्रोकार्बन पूंछ होती है। तो जो साबुन का जो संरचना होती है उसमें मैंने आपको बताया था, एक होता है जल रागी पार्ट, जल स्नेही पार्ट, या फिर जो जल में घुलता है वो पार्ट होता है, उसका सिर कहलाता है, जो गोल रूप में मैंने आपको प्रदर्शित किया था। जो पीछे पूंछ वाला पार्ट होता है उसे हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन भाग। तो हाइड्रोकार्बन भाग मैंने आपको कहा था कि मेल के अंदर धंस जाती है, धंस करके जो संरचना बनती है उसे हम कहते हैं मिसेल। जब मिसेल बनकर पूरा हो जाता है तो वो उस अशुद्धि को कपड़े से निकालकर कपड़े को स्वच्छ कर देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क। जो अशुद्धि होती है उसके अंदर की तरफ जो है वो हाइड्रोकार्बन पूंछ चली जाती है। फिर आता है 11वां क्वेश्चन, प्रोटॉन H+ ग्रहण करने वाले यौगिक होते हैं। तो हमने 3 धारणाएं पढ़ी थी। सेकेंड नंबर जो धारणा थी हमारी ब्रोंस्टेड लोरी धारणा, उसमें हमने पढ़ा था कि जो H+ या फिर प्रोटॉन का त्याग करते हैं उसे हम अम्ल कहते हैं, और जो H+ को ग्रहण करते हैं यानी कि प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्रोटॉन ग्रहण करने वाले यौगिक होंगे तो वो क्षार हो जाएगा। बड़ा ग नंबर ऑप्शन आप देख सकते हैं, क्षार लिखा हुआ है। तो 11वें का बड़ा ग ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब हम देखते हैं अति लघुत्रात्मक प्रश्न, एक लाइन में हमें इनका आंसर देना है। लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसे हमें याद रखना होगा, फॉर्मिक एसिड। लाल चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 13वां नंबर क्वेश्चन, प्रोटॉन त्यागने वाले यौगिक क्या कहलाते हैं। ब्रोंस्टेड लोरी के अनुसार प्रोटॉन त्यागने वाले यौगिक अम्ल कहलाते हैं। अभी मैंने ऊपर जो 11वां क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको समझाया था। 14वां क्वेश्चन है हमारे पास, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। इस अभिक्रिया को हमने कई बार पढ़ा है कि जब अम्ल और क्षार आपस में मिलकर लवण प्लस जल का निर्माण करते हैं उस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। नंबर 15वां, जो 15वां सवाल है उसमें पूछा हुआ है कि पेयजल को जीवाणु मुक्त कैसे किया जाता है। तो पेयजल को जीवाणु मुक्त करने के लिए मैंने आपको बताया था कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। विरंजक चूर्ण का जब मैंने उपयोग आपको समझाए थे उसमें मैंने आपको बताया था कि इसका उपयोग जो है वो पेयजल को जीवाणु मुक्त करने के लिए किया जाता है। 16वां नंबर जो क्वेश्चन है हमारे पास इस तरह से है कि अम्ल से धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया किस प्रकार होती है, समीकरण दें। तो मैंने आपको एक पैटर्न याद करने के लिए कहा था कि अम्ल प्लस धात्विक ऑक्साइड लवण प्लस जल का निर्माण करते हैं, जबकि क्षार प्लस अधात्विक ऑक्साइड लवण प्लस जल का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे लवण प्लस जल बनेंगे। अगर अब हमें एक समीकरण पूछ रहा है तो अम्ल के रूप में हम जैसे ले लेते हैं HCl, और धातु ऑक्साइड के रूप में ले लेते हैं हम मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो HCl प्लस MgO मिलकर लवण बनाएंगे, MgCl2 प्लस H2O जल का निर्माण करेंगे। तो ये एक समीकरण होगी। तो 16वां क्वेश्चन भी हमने कर लिया है। अब आते हैं 17वें क्वेश्चन पर। 17वां क्वेश्चन है हमारा, pH में P एवं H किसको सूचित करते हैं। तो मैंने आपको pH का मतलब समझाया था, पावर ऑफ H+। तो यहाँ पे P का मतलब हो जाएगा पावर यानी कि शक्ति, एवं H का मतलब हो जाएगा H+ आयनों की सांद्रता। अब आते हैं 18वें क्वेश्चन पर। 18वां क्वेश्चन है हमारे उदर में उत्पन्न अत्यधिक अम्लता से राहत पाने के लिए उसका उपचार कैसे करेंगे। तो मैंने आपको जब क्षार के उपयोग पढ़ा रहा था तो उसमें एक आया था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका रासायनिक सूत्र होता है MgOH2 या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। उसका उपयोग हम उदर की अम्लता को कम करने के लिए करते हैं, इसी कारण इसे एक एंटी एसिड के रूप में उपयोग किया जाता है। फिर आता है 19वां सवाल। 19वां है, सोडियम के 2 लवणों को नाम लिखो। तो बिल्कुल आसान है, एक तो हो जाएगा सोडियम क्लोराइड NaCl, और एक हो जाएगा सोडियम सल्फेट Na2SO4। इसके निर्माण की अगर अभिक्रिया पूछे तो अभिक्रिया भी हम बता सकते हैं। सोडियम क्लोराइड का निर्माण तब होता है जब HCl की अभिक्रिया NaOH के साथ करवाते हैं, जबकि सोडियम सल्फेट का निर्माण तब होता है जब हम NaOH की अभिक्रिया H2SO4 के साथ करवाते हैं। अगला क्वेश्चन जो 20वां क्वेश्चन है हमारे पास वो है, लुईस के अनुसार क्षार की परिभाषा दें। तो लुईस ने क्षार की परिभाषा दी थी कि जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त यौगिक होते हैं, तो जब वे इलेक्ट्रॉन युग्म को डोनेट करने की उनमें क्षमता होती है उसके कारण वो क्षार कहलाते हैं, यानी कि एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट करने वाले यौगिक क्षार कहलाते हैं।
अब आते हैं 21वां क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन है हमारे पास, साबुनीकरण रिएक्शन किसे कहते हैं। इस रिएक्शन को हमने नहीं पढ़ा था, उसको मैं यहाँ पर आपको डिटेल में समझा देता हूँ। तो आप एक रिएक्शन यहाँ पे ऊपर की ओर देख रहे होंगे, तो जो सबसे बाईं ओर वाला यौगिक है उसे हम कहते हैं उच्च वसीय अम्ल। ठीक है, जब उच्च वसीय अम्लों की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाई जाती है NaOH, तो सोडियम स्टीरिएट, जो लास्ट वाला यौगिक है, सोडियम स्टीरिएट या फिर साबुन का निर्माण होता है। अब ये साबुन कैसे हुआ, तो मैंने आपको बताया था साबुन की परिभाषा में कि लंबी कार्बन श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या फिर पोटेशियम लवणों को हम साबुन कहते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो लंबी कार्बन श्रृंखला भी है, कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण भी उपस्थित है, तो ये साबुन हो जाएगा। तो साबुन निर्माण की प्रक्रिया जिसमें उच्च वसीय अम्लों की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाई जाती है और सोडियम स्टीरिएट का निर्माण होता है, इस अभिक्रिया को हम साबुनीकरण रिएक्शन कहते हैं। समझ पा रहे होंगे आप। अब आते हैं हम 22वें क्वेश्चन की ओर। 22वां क्वेश्चन है हमारा, अपमार्जक की क्या विशेषता होती है। तो जैसा कि हमने साबुन के बारे में पढ़ा था कि साबुन केवल मृदु जल में काम आते हैं, केवल मृदु जल में सफाई में इसका उपयोग किया जा सकता है, जबकि अपमार्जक कठोर और मृदु दोनों प्रकार के जलों में उपयोगी होते हैं। ये इसकी एक विशेषता है। 23वां क्वेश्चन है हमारे पास, हड्डी टूट जाने पर प्लास्टर चढ़ाने में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसका उपयोग हम हड्डी टूट जाने पर उसमें प्लास्टर चढ़ाने में करते हैं। 23 क्वेश्चन हमने अभी तक पढ़ लिए हैं। अब देखते हैं हमारा 24वां क्वेश्चन। 24वां क्वेश्चन जो है वो हमें पीएच ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो पीएच हमने थ्योरी में ज्ञात की थी शुद्ध जल की। आपने वहाँ पर समझा होगा कि पीएच कैसे ज्ञात करते हैं। पीएच ज्ञात करने के लिए हमें ओनली 4 H+ की सांद्रता चाहिए। तो इस सवाल में जो है वो H+ आयनों की सांद्रता जो है वो दी हुई है 1 × 10⁻⁴ ग्राम मोल पर लीटर। इसकी विलयन का पीएच ज्ञात करनी है और ये विलयन अम्लीय होगा या क्षारीय, यह हमको बताना है। तो 7 से कम होगा अगर पीएच तो वो अम्लीय होगा, 7 से अधिक होगा तो वो क्षारीय होगा। तो पीएच का फॉर्मूला होता है pH = -log10 H+ कंसनट्रेशन। तो यहाँ पे H+ की कंसनट्रेशन को हम यूज़ करेंगे 10⁻⁴। -4 log की प्रॉपर्टी के कारण आगे आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +4 log10 बनेगा। log10 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे pH की वैल्यू हमें +4 प्राप्त होगी, जो कि 7 से कम है। उसके कारण ये विलयन क्या हो जाएगा, अम्लीय प्रकृति का हो जाएगा। तो इस तरह से हमने 24 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे लघुत्तरात्मक प्रश्न, जो कि 25वें प्रश्न से स्टार्ट हो रहे हैं। 25वां प्रश्न है हमारे पास कि 2 प्रबल अम्ल एवं 2 प्रबल क्षारों के नाम लिखिए और इनके उपयोग बताइए। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारों के नाम मैं बता देता हूँ। उपयोग जो है वो हमने थ्योरी वाले वीडियोस में डिटेल में पढ़े हैं, आप वहाँ जाकर इनके उपयोग देख सकते हैं। प्रबल अम्ल के नाम HCl और H2SO4 यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। और प्रबल क्षार की बात करें तो NaOH और KOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। 26वां क्वेश्चन है हमारे पास, साबुन और अपमार्जक में अंतर बताइए। तो पहला अंतर हो जाएगा इनकी परिभाषा के माध्यम से। साबुन जो होते हैं वो कार्बन की लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं, जबकि अपमार्जक कार्बन की लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के अमोनियम और सल्फोनेट लवण होते हैं। दूसरा अंतर हो जाएगा, साबुन केवल मृदु जल में कार्य करते हैं, जबकि अपमार्जक जो है वो कठोर और मृदु दोनों प्रकार के जलों में कार्य करते हैं। अब आते हैं 27वें क्वेश्चन पर। 27वां क्वेश्चन है, आर्यनियस के अनुसार अम्ल और क्षार को परिभाषित कीजिए। तो आर्यनियस के अनुसार, जो हमने आर्यनियस धारणा को कंप्लीट पढ़ा था, उसके अनुसार वे यौगिक जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं, और वे यौगिक जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं। 28वां क्वेश्चन है हमारे पास, pH किसे कहते हैं। तो pH की गणितीय परिभाषा हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि H+ आयन की सांद्रता की ऋणात्मक लघुगणक को हम pH कहते हैं। मैंने pH का फॉर्मूला आपको बताया था, pH = -log10 H+ कंसनट्रेशन। तो उसी के हिसाब से हम इसकी परिभाषा दे सकते हैं। अम्लीय एवं क्षारीय विलयनों को pH परास लिखिए। तो pH 7 किसकी होती है, उदासीन विलयनों की, और जो 0 से लगाकर 7 तक के pH होती है वो अम्लीय विलयन को प्रदर्शित करती है, जबकि 7 से लगाकर 14 तक की pH होती है वो क्षारीय विलयन को प्रदर्शित करती है। तो इस तरह से हम इसकी pH परास को बता सकते हैं। 29वां क्वेश्चन है हमारे पास, क्रिस्टलन का जल किसे कहते हैं, एग्जाम्पल दीजिए। तो किसी लवण के इकाई सूत्र में उपस्थित जल के अणुओं की निश्चित संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। मैंने आपको जब लवण पढ़ाए थे तो उसमें क्रिस्टलन का जल बार बार आ रहा था, तो मैंने आपको परिभाषा बताई थी कि किसी लवण के इकाई सूत्र में उपस्थित जल के अणुओं की निश्चित संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। जैसे कि जो धावन सोडा होता है वो क्या होता है, Na2CO3.10H2O। तो 10H2O क्या है, यहाँ पे क्रिस्टलन का जल है। अब आता है, क्या होता है जब दही या फिर खट्टे पदार्थों को धातु के बर्तनों में रखा जाता है।
तो दही और खट्टे पदार्थों में क्या होता है, अम्ल होते हैं। तो अम्ल जब धातु या फिर धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करते हैं तो विषैले यौगिकों का निर्माण करते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदेह होते हैं। क्योंकि अम्ल जब धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करते हैं तो लवण प्लस जल का निर्माण करते हैं। वो लवण जो होते हैं वो विषैली प्रकृति के होने के कारण हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए हम उनको जो है वो धातु के बर्तनों में नहीं डालते। अब आता है रात्रि में भोजन के पश्चात दांतों को साफ नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो जब मैंने आपको पीएच के उपयोग बताए थे उसमें मैंने आपको बताया था कि सामान्य जो मुंह की पीएच होती है वो 6.5 के आसपास होती है, लगभग उदासीन होती है। जब हम मंजन नहीं करते हैं तो जो बचा हुआ खाना होता है वो मुंह के जो बैक्टीरिया है उनके साथ क्रिया करके अम्लीय माध्यम उत्पन्न कर देता है, जिसके कारण पीएच जो है वो 5.5 पर पहुंच जाती है। पीएच कम होने के कारण दांतों की जो इनेमल की जो परत होती है वो क्षयित होने लगती है और दांतों में पीलापन स्टार्ट हो जाता है और दांतों में कमजोरी आती है। इस कारण हमें रात को खाना खाने के बाद मंजन करना जरूरी होता है। अब आता है 31वां क्वेश्चन। 31वां क्वेश्चन है हमारे पास कि एक यौगिक A H2SO4 से क्रिया करता है और बुदबुदाहट के साथ गैस B निकालता है। गैस B जो है वो फट फट के ध्वनि के साथ जलती है। तो A और B के नाम बताइए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब धातु अम्ल के साथ क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिमूव करते हैं। तो यहाँ पे A अम्ल जो होगा वो कोई भी धातु होगी। जैसे कि मैं यहाँ पे जिंक ले लेता हूँ, तो जिंक H2SO4 के साथ क्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी और उस हाइड्रोजन गैस को जब हम जलाएंगे तो फट फट की ध्वनि उत्पन्न होगी। तो उसकी समीकरण हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि Zn प्लस H2SO4 गिव जस ZnSO4 प्लस H2। तो 31वां क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम बढ़ते हैं निबंधात्मक प्रश्नों की ओर। निबंधात्मक प्रश्नों में पहला प्रश्न हमारे पास ब्रोंस्टेड, लोरी और लुईस के अनुसार अम्ल एवं क्षार को स्पष्ट करें। तो थ्योरी में हमने इसके बारे में डिटेल में पढ़ा है, वहाँ पे जाके आप इसको वापस से रिवाइज कर सकते हैं। पीएच के सामान्य जीवन में उपयोग भी मैंने आपको डिटेल में बताए हैं, 5 उपयोग हैं, वो आप जाकर देख सकते हैं। फिर आता है निम्नलिखित के नाम बनाने की विधि और उपयोग लिखिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने पढ़ लिया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमने पढ़ लिया, सोडियम कार्बोनेट और H2O यानी कि धावन सोडा हमने पढ़ लिया, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि विरंजक चूर्ण हमने पढ़ लिया, CaSO4.12H2O यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस भी हमने पढ़ लिया है। हमने एक यौगिक इसके अलावा भी पढ़ा है NaCl, जो इसमें नहीं पूछा है। तो ये सब यौगिक हमने पढ़ रखे हैं, तो वहाँ पे थ्योरी में जाके आप उनके नाम बनाने की विधि और उपयोग लिख सकते हैं। मिसेल कैसे बनता है, इसकी क्रियाविधि दीजिए। तो इसको मैंने आपको डिटेल में एनिमेशन के माध्यम से समझाया है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपने एनिमेशन वाली वीडियो नहीं देखी है तो वहाँ पे जाके आप देखें और समझें कि मिसेल कैसे बनता है, किस तरह से साबुन से जो है वो अशुद्धियों का निष्कासन होता है। तो इस तरह से हमने आज की इस वीडियो में टोटल 36 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 के कर लिए हैं और चैप्टर नंबर 5 इसी के साथ हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। थ्योरी भी हमने कंप्लीट कर ली और इसके क्वेश्चन आंसर भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम इसके अगला चैप्टर यानी कि 6th नंबर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उस पर आप क्लिक करें और उसके साइड में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करें, ताकि जो 6th नंबर चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।